उपस्थित हैं आपके बीच में पुनः निश्चिंत बैच की अनसॉल्व्ड की क्लास लेकर के फिजिक्स में। और हम 2018 में आपको क्वेश्चन नंबर 2 के चा तक करा चुके थे। 3 का का भी हो गया था, खा भी हो गया था। 3 का गा हमें कराना है। लिखा है 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कांच का अपवर्तनांक नॉर्मली दिया है 3/2 और प्रत्येक पृष्ठ की त्रिज्या R1 बराबर R2 बराबर 10 सेंटीमीटर। लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है। दोनों ओर माध्यम 4/3। लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर पर दूरी। तब तक सवाल नहीं आएगा जब तक हमें इसके अपवर्तनांक, इसकी फोकस दूरी की कैलकुलेशन ना हो जाए। फोकस दूरी की कैलकुलेशन R1 और R2 दिया हुआ है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक जो है आपको दिया हुआ है 3/2 और ये आपको दिया हुआ है जो माध्यम में दोनों तरफ का वो लिखा हुआ है 4/3। तो आप जानते हैं चूँकि N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटा R1 प्लस, एक मिनट रुक जाइए। उस स्थिति में आपको अपवर्तनांक का सूत्र लिखना है जब दोनों ओर के जो माध्यम है वो भिन्न भिन्न है, दोनों ओर के माध्यम समान नहीं है। कुछ यूं देख लीजिए, ये यहाँ का माध्यम आप मान लो N1 है, यहाँ का N2 है, यहाँ का N3 है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ से प्रकाश की एक किरण चलेगी और पहला ही सरफेस कहीं इमेज बनाएगा और ये पहले सरफेस के द्वारा जो इमेज बनी होगी वो दूसरे सरफेस के लिए वस्तु का कार्य करेगी। यहाँ कहीं बनेगा, ये हमारा U हो गया, ये हमारा ओरिजिनल V हो गया। ठीक, पहली स्थिति में आप क्या कहेंगे? N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बटा R। ठीक है ना। दूसरी दशा में या आप चाहें तो R1 कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ की रेडियस सेम है। चलो R1 कर लो। दूसरे पृष्ठ के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ये मान लो ये वाली इमेज आपकी V' है जिसे पहले पृष्ठ ने बना रखा है, ये V' है। अब ये जो V' बनी है ये दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगी। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं N1/V माइनस N2 बटा V' बराबर N1 माइनस N2 बटा R2। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ पे आ रहा है दोनों को जोड़ने पर N1/V माइनस N1/U बराबर N1 माइनस N2 बटा R2 प्लस N2 माइनस N1 बटा R1। इधर N1 आपका कॉमन हो रहा है, अंदर बच रहा है 1/F और इधर आपका आ रहा है, अगर हम N2 माइनस N1 कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। N1 को अगर हम उधर भाग लगा दें तो ये आएगा 1/F बराबर N2 बटा N1 माइनस N1/N1 और ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट लगा लीजिए यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका 1/F बराबर N2 बटा N1 माइनस 1
1/r1 माइनस 1/r2, 1/f n2 बटा n1। n2 आपने लेंस का पूर्णांक माना है 3/2 बटा r1 4/3, तो ये आपका 9/8 आ जाएगा -1, और 1/r1 माइनस 1/r2 दोनों पृष्ठों की त्रिज्याएं 10-10 हैं, लेकिन आप जानते हो कि इसका n2 निगेटिव लिया जाएगा, तो आ जाएगा 2/10 1/5। तो f बराबर हमारा आ जाएगा 1/40, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी आ गई है 40 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो आप यूज कर सकते हो, देख लेते हैं जरा आपको दिख रहा है कि नहीं। आप यहाँ यूज कर सकते हो 1/f बराबर, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से 1/f आपका 40 है, 1/v पता नहीं है, 1/u 20 है, वो भी निगेटिव लेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/v बराबर आएगा 1/40 माइनस 1/20, और ये हमारा आ जाएगा LCM आपका जो होगा वो आपका आ जाएगा 40 × 40 20 × 40, यानी v बराबर -40 सेंटीमीटर। लेंस के बाईं ओर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। आंसर हम चेक कर लेते हैं। 3 के गा का आंसर क्या है? 3 के गा का आंसर ही नहीं दिया हुआ है बेटा, कोई नहीं है, यही आंसर आएगा। ठीक है, इस सवाल को लगाने का एक शॉर्ट अप्रोच भी है, हम आपको बता देते हैं। इसका शॉर्ट अप्रोच क्या है वो देख लीजिए। इसका शॉर्ट अप्रोच भी बहुत आसान है। आप जानते हैं लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर n-1, और अगर ये किसी द्रव में डूबा है तो आप लिखते हैं lng -1 1/r1 माइनस 1/r2। आप डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं lng बराबर ang बटा anl। ये आपको 3/2 दिया था, ये आपको 4/3 दिया था, ये 9/8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/f बराबर 9/8 माइनस 1 1/10 माइनस -1/10, तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 1/f बराबर 1/8 गुणा 1/5। तो f बराबर 40 सेंटीमीटर, और 40 सेंटीमीटर पर ही अगर वस्तु रखी होती तो इन्फिनिटी पर बन सकता था, लेकिन 40 के और करीब रखी है 20 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखी है, और प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में अगर रखी तो उसका आभासी इमेज बनेगा। उत्तल लेंस में आभासी इमेज बनने का मतलब है लेंस उत्तल लेंस के बाईं ओर बनेगा। इसका मतलब है v का आंसर निगेटिव आना ही चाहिए। ठीक है ना जानकारों, मजा आई होगी आपको। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आ जाएगा 1/40 1/v माइनस -20, तो 1/v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/20, और आंसर भी आ जाएगा v बराबर -40 सेंटीमीटर। ये बात बना लीजिए। आसान सा सवाल था, कठिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल हम जरूर कहेंगे इसे। अगला सवाल आपके पास लिखा हुआ है, द्रव्य तरंगें क्या होती हैं? किसी भी पदार्थिक कण से संबद्ध तरंगों को द्रव्य तरंगें कहते हैं, और ये तरंगें मोस्टली किसी गतिशील कण से संबंधित होती हैं। स्पेशली उस कण से संबंधित होती हैं जिसके पास रेस्ट मॉस होता है। द्रव्य तरंगें और तरंगों में अंतर है। फोटान से हमेशा तरंगें रिलेटेड होती हैं क्योंकि इसका रेस्ट मॉस 0 होता है, लेकिन हमसे और आपसे जो तरंगें निकलेंगी वो भी कब? जब हम चलेंगे।
इस समय मेरे पास तरंग की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन जब हम चलेंगे तो हमसे जो तरंगें निकलेंगी, जो हमारी वेवलेंथ आएगी, उन्हें हम द्रव्य तरंगे कहेंगे। तो ऐसे आप लिखेंगे किसी गतिशील पदार्थिक कण से संबंधित तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं उन गतिशील कणों से संबंधित तरंगे जिनका रेस्ट मास 0 होता है द्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि कैपिटल V विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉनों की द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 12.27 बटा √V वोल्टेज आंसर एंगस्ट्रॉम में होती है। तो आप जानते हो चूंकि द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य, या ऐसा भी आप लिख सकते हो इसको डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, लैम्डा बराबर h बटा mv। ये एक्चुअली लीनियर मोमेंटम है ना। तो अगर ये लीनियर मोमेंटम है तो इसको हम p कह सकते हैं, और किसी भी पदार्थिक कण के लिए इसको हम 2m के भी लिख सकते हैं, जहाँ पर k उस पदार्थिक कण की काइनेटिक एनर्जी है और m उसका मॉस है। लैम्डा बराबर h बटा √2m के। अभी पहली क्लास में ही हमने आपको E के बराबर EV कॉन्सेप्ट समझाया था, वही लगा देना है। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा h बटा √2m EV। सारी वैल्यूज रख लेंगे। 6.6 10⁻⁻34 बाई √2 9 इंटू 10⁻, वैसे 9.1 होता है, हम शैतान टाइप के हैं इसलिए लिख लिया। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, 1.6 10⁻⁻19 इंटू V, राइट। अब देखो बेटा थोड़ा शैतानी करेंगे इसमें। 6.6 गुणा 10⁻⁻34 बटा, ये साला ठेला ही शैतानी करने लगा मेरे साथ। 9.1 को खाली 9 लिखें तो अच्छा लगेगा, इंटू 1.6 को 1.6 लिखा रहने देंगे, इन पावर्स को जोड़ेंगे 30 10 40 9 49 1 50 -50, और v वैसे ही लिखा रहेगा। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 6.6 गुणा 10⁻⁻34 बटा 10⁻⁻50 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो 10⁻⁻25 बचेगा, यहाँ 3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ 1.6 को इसका दशमलव इसको उधार दे दो तो 16 4 बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा 0.2 इंटू वी। अच्छा लगा ना। ये पावर ऊपर जाएगी, तो ये पावर जब ऊपर जाएगी तो पावरफुल हो जाएगी। देखिए लैम्डा बराबर 6.6 10⁻⁻25 ऊपर जाएगा तो प्लस का बनाएगा, -9 पावर आएगी, 6.6 बटा 12 स्क्वायर रूट 0.2 को लिख सकते हो बेटा, 2 पंची 10, √5 ऊपर चला जाएगा, √5 बटा √V वोल्टेज। पावर यहाँ पे बचती है 10⁻⁻9। हम अच्छे बच्चे हैं। अब देखो बेटा, है ना सब लोग, बताओ 6.6 का एक पावर उनको उधार दे दो, दुखी है बेचारा। 66 बटा 12 √V वोल्टेज, √5 बाई √V वोल्टेज इंटू 10⁻⁻10। ये एंगस्ट्रॉम दद्दू बन गए हैं। 66 बटा 12 इंटू √5 बाई V इन एंगस्ट्रॉम, है ना। अब लल्ला समझो थोड़ा, 12 5 60, और ये जो 5 है ये लगभग 25 से कम का ही स्क्वायर बनेगा। 23 23 529 22 22 484, 2.25 के अप्रॉक्स बनेगा। और 2.25 का गुणा जब 12 5 60, 5 गुणा 2.25 करोगे तो लगभग 12.27 ही बनेगा ना, लगभग बनेगा। तो लैम्डा बराबर कैलकुलेट हो गया 12.27 बटा √V वोल्टेज आंसर एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, आया कि नहीं आया? होप सो सबको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। निश्चिंत बैच की क्लास में जाइए, पीछे रिवीजन बैक करिए, हमने आपको पढ़ाया है, ढंग से आप पढ़ लीजिए।
लिखा हुआ है अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं? अपवाह गति के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक कीजिए। कर लोगे व्यंजक? अगर नहीं भी आता है तो आप पीछे की क्लासेस में चले जाइए। चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए। बात हम ज़्यादा कहते नहीं हैं, वैसे आपकी इच्छा है, आप करना चाहें, आपको लाभप्रद लगे तो ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। कभी कभी मूड में कह भी देते हैं लेकिन बहुत नहीं कहते हैं। फिलहाल आप देख लीजिएगा पीछे। 4 के काम में चलेंगे। 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.1 सेकेंड में 12 एम्पियर से धारा बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। तो इसका जो इंडक्टेंस लिखा हुआ है वो 4 हेनरी लिखा हुआ है। धारा डेल्टा टी टाइम में यानी 0.1 सेकेंड में बदलकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है? दिल्ली से लखनऊ। 12 एम्पियर से 7 एम्पियर हो जाती है। डेल्टा आई बराबर, यहाँ से कैलकुलेट करो बच्चे, 7 - 12, वैसे -5 आएगा, मैग्नीट्यूड में देखेंगे तो 5 आएगा। आप सबको पढ़ाया गया है प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -LdI/dt या L डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। तो आप सब रख दीजिए। माइनस L का मान है 4, डेल्टा आई का मान है -5 बटा डेल्टा टी का मान है 0.1 सेकेंड। सो योर आंसर विल बी 200 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा तथा क्यों जब एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक परावैद्युतांक K वाला परावैद्युतांक स्लैब डाला जाता है जब धारित्र को बैटरी से अलग कर दिया जाता है। मेरे हिसाब से अब तक का दूसरा सबसे खूबसूरत प्रश्न है, देखिएगा। वैसे आपसे कभी हमने बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मेरी शादी तय हो गई तो नहीं बताया। हमने आपसे कभी ये नहीं बताया कि आधा घंटे की क्लास आपके लिए बड़ी क्लास है। एग्जैक्टली लगातार हमारा आधा घंटे बोलना, आपको ठीक से नोट कर करके उसको लिखना, पूरा 1 घंटे की क्लास होती है। कुछ लोग सोच रहे थे नहीं बताया मतलब तिलक विलक है क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हाँ देखो, लिखा हुआ है स्थैतिक वैद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा तथा क्यों जब एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्री की प्लेटों के मध्य एक परावैद्युतांक K वाला परावैद्युतांक स्लैब डाला जाता है। चलो मैं कहता हूँ कि नॉर्मली अभी कोई स्लैब नहीं है इसमें, और वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स इक्वल टू कैपिटल V। सो व्हाट विल राइट हेयर, हम लिखेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। मैं 2 तरीके से इसको पढ़ाऊंगा, हमारी तारीफ करोगे तो एक तरीके से और पढ़ाऊंगा। U बराबर ½ CV², ठीक है ना, नॉर्मल। अब इसमें क्या हुआ, बैटरी हटाई गई, यहाँ कोई बैटरी लगी रही होगी इस तरह से, वो बैटरी हटा दी गई, कट पिट हो गई यहाँ बैटरी, और यहाँ कोई परावैद्युत पदार्थ इस तरह से यहाँ स्लैब डाल दिया गया है। कि किसी का हम नाम नहीं लिखना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि दिलीप सर इस तरह से लड़के लिखा करते हैं ना, अपना साइन में जो है धीरे में वो नाम लिखने की कोशिश करते हैं जो नाम उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। यह परावैद्युतांक K हो गया, ठीक है। जब कभी भी संधारित्र की प्लेटों से बैटरी को हटा करके परावैद्युतांक लगाया जाता है, भरा जाता है, तो एक बात होती है कि आवेश कांस्टेंट बना रहता है, आवेश कांस्टेंट बना रहता है। तो बता देंगे क्योंकि बैटरी हटा लेने पर आवेश अपरिवर्तित रहता है, यानी जो आवेश पहले रहा होगा वही आवेश बाद में रहा होगा, ठीक लाला।
धारिता पहले C रही होगी, नई धारिता K गुना बढ़ जाएगी, वोल्टेज पता नहीं हम निकाल लेंगे। तो K बराबर आ जाएगा, सॉरी V डैश बराबर आ जाएगा V बटा K, है ना। अतः नई ऊर्जा, नई ऊर्जा क्या नई ऊर्जा है, नई ऊर्जा हो जाएगी U डैश बराबर हाफ C डैश V डैश स्क्वायर। तो हाफ C डैश माने KC और V डैश माने V स्क्वायर बटा K स्क्वायर, ये कैंसिलम हो जाएगा, मतलब कैंसिल। U डैश बराबर हाफ CV स्क्वायर बटा K, ये तो पहली वाली एनर्जी है, तो U डैश बराबर U बटा K आ जाएगा, मतलब एनर्जी पहले का 1/K टाइम्स हो जाएगी। पूछ रहा है क्यों हो जाएगी, अरे लाला इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो खाना देने वाली मशीन थी वो बाहर चली गई है और अंदर कुछ और भरा जा रहा है और लोगों को लाया जा रहा है। तो अंदर अगर और लोग आ रहे हैं तो उनको भी तो खाना चाहिए ना भाई। संधारित्र की प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमने बैटरी हटा ली, ऊपर से ठूंस दिया परावैद्युत पदार्थ, तो अंदर प्रेरण नहीं होगा क्या, प्लस माइनस प्रेरण होगा और चार्ज वार्ज सब इधर दाएं बाएं जाएंगे तो एनर्जी लॉस होगी। तो आप बता देंगे कि परावैद्युत ध्रुवण के कारण, ड्यू टू द पोलराइजेशन इन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक मैटर, वी गेट द रीजन ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ओके लल्ला। अगला सवाल है, यदि प्रेरकत्व L तथा धारिता C तथा R प्रतिरोध हो तो सिद्ध कीजिए L/CR का मात्रक ओम होगा। ये सिद्ध करवा लें हमसे, नहीं हम लोग तो ऐसे ही बताने वाले हैं हिंदुस्तानी। तो देखते हैं, लिखा हुआ है LC तथा R, तो L/CR। लाला हम आपको बताते हैं, ये कालांश होता है, ये कालांश होता है, इसका मात्रक सेकंड होता है, लेकिन ऐसे यहाँ हल नहीं करना है। और L का मात्रक भी दिलीप सर जी ने पढ़ाया है, ओम सेकंड होता है। पढ़ाया है कि नहीं दिलीप सर जी ने? तो ओम सेकंड को लाला अगर सेकंड से भाग लगा दें बउआ, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, खाली ओम बचेगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं, हम तो इतने में गुड़ी मुड़ी कर देते सवाल को। चलो थोड़ा लंबा खींचेंगे। L/CR, ठीक है ना। अगर L/CR में से हम स्पेशली L की बात करें, थोड़ा घुमा फिरा के बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। बहुत चाक लग गई है यार। अगर घुमा फिरा के बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। तो आप बता देंगे चूंकि E बराबर -LdI/dt, अतः L का मात्रक। इतना हम खींच इसलिए रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का है, नहीं तो हम तो उसी जगह गुड़ी मुड़ी कर दिए थे सवाल को, है ना। लेकिन क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो कहते हैं कि जैसे बड़ी शादी में जाओ तो कपड़े ठीक ठाक होने चाहिए, व्यवहार बरीक्षा ठीक ठाक, व्यवहार ठीक ठाक देना चाहिए, है ना, नहीं तो लोग फिर गिनती नहीं करते हैं सही से। अतः L का मात्रक, ये लाला वोल्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और बटा ये एम्पियर हो जाएगा। तो आप लिख देंगे L का मात्रक वोल्ट सेकंड बटा एम्पियर। ठीक। C का मात्रक Q बराबर V से, Q बटा V से लिख देंगे कूलाम प्रति वोल्ट। इसको लिख सकते हैं IT यानी एम्पियर सेकंड बटा वोल्ट। काटो पीटो ठोक दो। L का मात्रक वोल्ट सेकंड बटा एम्पियर, अंसाल्ट में कोई तनाव नहीं होता यार, इनटू C का मात्रक एम्पियर सेकंड बटा वोल्ट, एम्पियर सेकंड बटा वोल्ट इनटू ओम। ठीक है ना। C बराबर Q बटा V, IT एम्पियर सेकंड बटा वोल्ट, एम्पियर सेकंड बटा वोल्ट, ये है वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर। ठीक है, तो ये क्या होगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा,
एम्पियर से एम्पियर नहीं कैंसिल होने वाला है, बोल्ट से बोल्ट स्क्वायर नहीं कैंसिल होने वाला है। रुकना जरा बच्चा, कहीं से ये गड़बड़िया रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता ना करो। L/CR लंबे मेथड से निकालना है, L/CR। बोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर सही लिखा है, बोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर इनटू, इसको आप लिख सकते हैं R का ओम हो जाएगा इंटू C का हो जाएगा कूलाम बटा बोल्ट, तो बोल्ट ऊपर ही चला जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा बोल्ट इंटू सेकेंड बटा एम्पियर इंटू ओम इंटू कूलाम को लिख सकते हो IT, एम्पियर इंटू सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा बोल्ट बटा एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम। बोल्ट बटा एम्पियर माने रेजिस्टेंस, यानी ओम स्क्वायर, और बटा ओम, ओम से ओम एक खत्म होगा, आंसर बचेगा ओम माने रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इस तरह से। और ऐसे लगाएंगे भी आप। अगला क्वेश्चन है, एक कण 0.8 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में गति करता है। 100 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र में यह पथ सरल रेखी हो जाता है। इस कण का विशिष्ट आवेश Q/m ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चा। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र में दौड़ रहा है तो QB भी लग रहा है, अगर ये वैद्युत क्षेत्र में लगा दिया जाए उल्टा तो QE को फील करेगा। 2 सेंटीमीटर, चलो देखते हैं। लिखा हुआ है 0.8 टेस्ला, B बराबर 0.8 टेस्ला, R बराबर 2 सेंटीमीटर, E बराबर 100 वोल्ट पर मीटर। तो हमें बताना है Q/m की वैल्यू, ठीक है। चलो हम सबसे पहले लगाएंगे R बराबर mB/QB, तो यहाँ से आ जाएगा BR बटा V बराबर M/Q। यहाँ से हम बता सकते हैं Q/m बराबर BR बटा V, ठीक है। अब देखो इधर आप क्या कह सकते हो, F बराबर EE, और इसको लिख सकते हो QVB बराबर EE या सॉरी QE, तो ये कैंसिल हो जाएगा, E बराबर V इंटू B आ जाएगा, E बराबर V इंटू B आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम V निकाल लें तो आ जाएगा E बटा B, है ना। तो V बराबर E बटा B, E माने 100, B माने 0.8 टेस्ला, ये ऊपर चला जाएगा, 8 × 8, 8 दूना 16, 8 5 40, 125, ये आ जाएगा V का मान। रख देते हैं यहाँ Q/m बराबर, B की वैल्यू है 0.8 टेस्ला, है ना। अगर आप चाहते तो V का मान डायरेक्ट रख देते E बटा B, तो B स्क्वायर R/E आ जाता, ऐसे ही रख लो B, और रेडियस 2 × 10⁻² बटा V का मान क्या आया है 125। 125 सॉल्व करो बेटे इसको, तो ये उसको दे दिया जाए तो Q/m बराबर, अगर साथी से हम अपने कहेंगे कि कैलकुलेटर चला दो यार थोड़ा, 16/125 को हल कर दो गुणा 10⁻³ तो 16/125 को हल करते हैं, लगभग क्या आता है, चलो साथी सुस्त हैं हम देख लेते हैं। 125 को 16 से भाग अगर लगाएंगे तो 1 टाइम जाएगा, और ये 10 में 5 गया 5। आंसर बताया है इन्होंने, नहीं बताया है अभी तक, हम बता लेते हैं। अच्छा, गणित बहुत कमज़ोर हो गई है, ट्यूशन पढ़ेंगे अब। 16/125 0.128 गुणा 10⁻³ कूलाम प्रति किलोग्राम, क्योंकि Q/m का मान निकालना था। 1.28 गुणा 10⁻⁴ कूलाम प्रति किलोग्राम। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा पढ़ाने में।
भूचुंबकत्व के अवयव क्या हैं लल्ला? ये आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा, हम उत्तर देखने की बहुत जद्दोजहद में लगे हैं। उत्तर मिल पाना मेरे हिसाब से असंभव ही दिख रहा है। 25/16 इन्होंने 4 का घा में बताया है। 25/16 गुणा 10 की घात, नहीं भाई, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 25/16 करके आंसर नहीं आएगा। अगर आ भी रहा हो तो आप देख लेना, वैसे ऐसा आएगा नहीं। आपको साधारण हमने बताया है R बराबर mb/qb लगाना है। m/q का मान हो जाएगा br/v, और हाँ अच्छा, R बराबर mv/qb, तो m/q का मान हो जाएगा br/v। तो q/m हमको निकालना था, गलत हो गया है। q/m उल्टा लगाना पड़ेगा, v/br। तो कोई दिक्कत नहीं है, v/br जो वैल्यूज़ हमने हल करी हैं उनको उलट दीजिए आप। q/m बन जाएगा 125/8 दूना 16, 1.6 10 की घात -2। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए, हमसे उल्टा कैलकुलेट हो गया है मेरे बच्चे। दुख है, संवेदना है इस बात की। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आ जाएगा 125/16 गुणा 10 की घात -3, ये ऊपर भेज देंगे तो 10 की घात 3 आ जाएगा। इसको हम हल कर देंगे तो 125/16 गुणा 10 की घात 3 आएगा कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, आपको हुए छोटे से कष्ट के लिए हमें भरपूर खेद है। और आज की क्लास को हम यहीं से वाइंड अप करेंगे। कल अगली क्लास में फिर हम आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आप लोग लगाते रहिए और खूब खुश रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, है ना। अब मेहनत नहीं कर रहे हैं, मुंह फुलाए बैठे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। हमने तो आपके लिए सब कुछ किया। आप हमको जो है एकदम हमारी अवधी भाषा में हमका झौवन प्यार दो, झौवन प्यार दो, समझ रहे हो ना। खूब कस के दुलार करो इस यूट्यूब चैनल को। और आज की क्लास को यहीं से हम लोग ख़त्म करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।